अस्सलाम वालेकुम। क्रिप्टो की नई पॉडकास्ट पे आप सबको खुश आमदीद है। लास्ट वीक जो हमने डिस्कशंस की थी उसका बहुत लोगों ने पॉजिटिव फीडबैक भी दिया है। और एफ के जो आपको चार्ट्स दिखाए थे असैसिन ने, उसकी मदद से आज वो ये दिखाएंगे कि उसका क्या फ़र्क पड़ा है, क्या हमारे जो एनालिसिस थे वो ठीक थे लास्ट वीक के नहीं ठीक थे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और मजीद जो है मार्केट का एनालिसिस भी करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। हर बंदा वेट कर रहा है इथेरियम के ETF का, क्योंकि वो एक ऐसी न्यूज़ है जिसकी वजह से मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा अपने अंदर चेंजेस लेके आएगी, उससे मार्केट ऊपर बिल्कुल जाएगी। और अगर वो डिसीजन डिले हो जाता है तो मार्केट साइड वे मूव करेगी। तो हमने इस हफ्ते देखना है कि क्या ईटीएफ का इथेरियम के ईटीएफ का अप्रूवल आने वाला है कि नहीं आने वाला। इसके अलावा मजीद चार्ट पैटर्न्स जो हैं टेक्निकल एनालिसिस में वो कौन से हम इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हम डिसीजंस लेते हैं, उसके ऊपर भी आप बात करेंगे। लेकिन बात करने से पहले अपने स्पॉन्सर का शुक्रिया अदा करते हैं, बाइनेंस का, जिनकी वजह से ये पॉडकास्ट हमारी पॉसिबल है। अगर अभी तक आपने बाइनेंस पे अकाउंट नहीं बनाया तो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां से जाके आप बाइनेंस पे अकाउंट बना सकते हैं। और मजे की बात यह कि बाइनेंस इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है जिसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा ट्रेडिंग पेयर्स मिल जाएंगे। हम जितने भी अपने डिस्कॉर्ड के ऊपर सिग्नल्स देते हैं वो सारे सिग्नल ऑलमोस्ट बाइनेंस के ऊपर मौजूद होते हैं। तो अपनी पॉडकास्ट का आगाज करते हैं। ओवर टू यू हसन, काइंडली बताइएगा कि क्या मार्केट की अपडेट्स हैं आज की। सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले कि बिटकॉइन का सिनेरियो क्या है, हाफिंग के बाद क्या चल रही है। और मैंने आज स्पेशल जो है ना प्रीवियस दो रेंजेस लिए ताकि हम को रिलेट कर सकें। और थोड़ा सा टाइम निकाल के मैंने आज ये चाहा है कि हम जो है ना वो पिछली हाफिंग साइकिल्स को भी देख लें, जिसमें हमें आइडिया हो जाए कि बिटकॉइन कितनी देर तक एक रेंज में ट्रेड होता रहे। ठीक है, एज सच बिटकॉइन की प्राइस में इतना चेंज नहीं आया। ठीक है, हम वही देख रहे हैं। इस बार मैंने बुल मार्केट एक्यूमुलेशन रेंज मार्क की है, दैट इज 71,600 अप्रॉक्सीमेटली। और लोअर रेंज है 60,600। ठीक है, ये एक्यूमुलेशन हर दफ़ा होती है, मैं आपको भी दिखा भी दूंगा। जो लोग समझते हैं कि ये पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपके लिए स्पेशल जो है मैंने वो पैटर्न तैयार किए हैं और स्पेशल चार्ट है जिसमें आपको सबको दिखाने वाला हूँ। अगर तो हम इसके अलावा डेली पैटर्न, डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो बिटकॉइन जो है वो स्टिल रेंज बाउंड है, जिसमें जो है एक्यूमुलेशन रेंज को इसने रिटेस्ट किया, अगेन रिटेस्ट किया, और अगेन बिटकॉइन ने आके इक्विलिब्रियम ऑफ द रेंज दैट इज 66,100 उसको रिटेस्ट कर लिया। ठीक है, गोल्डन जोन में पिछली दफा बताया था, गोल्डन रेशियो बहुत ही कन्फ्लुएंस का जोन है। इधर हमारे पास नेकेड पॉइंट ऑफ कंट्रोल था, हमारे पास यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल ऑफ द रेंज था हमारे पास। ये वैसे भी बहुत ज्यादा कन्फ्लुएंस होता है कि मार्केट इसमें बहुत ज्यादा ट्रेड करती है, इट एक्ट्स अ वेरी गुड सपोर्ट और उससे पहले रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करता है। ठीक है, और उसके अलावा अब हम यहाँ पे देखें तो मार्केट इज स्टिल एट दी फिफ्थ 0.5, इट इज द इक्विलिब्रियम ऑफ द रेंज। ठीक है, ये इस वजह से ये रिएक्शन शॉर्टिंग ऑल बिलो 0.5, ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर रहा है कि मार्केट इज रेडी फॉर सम काइंड ऑफ न्यूज। ये हमने क्योंकि पहले भी देखा है। अगर मैं आपको लेके चलूं कुछ अर्सा पहले, लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो इन चार्ट्स को रेफर करें, क्योंकि ये सेम चीजें पहले भी हो चुकी हैं। अगर हम यहाँ पे रेंज देखें जो कि हमारी 42,000 की रेंज थी, इधर देखें बिटकॉइन ने एसएफपी दिया रेंज हाई का, और कितना वायलेंट मूव था ये वाला, अगर किसी को भी याद हो। अगेन हमने एक्सपीरियंस किया यहाँ पे एसएफपी ऑफ रेंज लो, यहाँ पे बिटकॉइन ट्रेड होता रहा, उसके बाद हमने देखा कि एट द एंड जो रेंज में ब्रेकआउट हुआ। अगेन अगर मैं आपको इससे पहले वाली रेंज में लेके जाऊं, ये मैंने इस वजह से की है, और उसके अलावा और भी रेंजेस हैं, लेकिन ये जो थी इसमें बहुत ज्यादा कन्फ्लुएंस है जो कि बहुत ज्यादा करंट रेंज से मैच करती हैं। इसके अलावा अगर आप ये वाली रेंज देखें जिसमें 29,500 से जो थी 25,500 वाली, इसमें भी बिटकॉइन ने एसएफपी रेंज हाई, अगेन लिक्विडिटी स्वीप बिलो वैल्यू एरिया लो, और अगेन बिटकॉइन पम्प। ठीक है, तो करंट सिनेरियो इज सेम। ठीक है, कि अगर मार्केट में अभी तक डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट नहीं हुई, मार्केट इज स्टिल accumulation phase, तो इट इज वेरी मच लाइकली कि बिटकॉइन विल ट्रेड मच हायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने देखा असैसिन ने आपको सिखाया, यहाँ पे एफईजी बनी, मार्केट ने टैप किया एफईजी को अगेन बैंक टू दी गोल्डन रेशियो जोन। वो असैसिन आपको एक्सप्लेन करेंगे, उन्होंने इस एनालिसिस में शेयर किया था। 4 आवर्ली रेंज पे हमारे पास अगेन एक रेंज है। ठीक है, बहुत ज्यादा, बहुत ही जो वो है ना स्फीयर सप्लाई जोन है। मार्केट यहाँ पे आती है, बियर्स tend to pull the market down, again market retest करती है, buyers come in action over here, अगेन यहाँ पे आती हैं। तो इधर बियर्स का इतना कंट्रोल है कि ये बायर्स को या बुल्स को ये लेवल जो है या जोन है ये ब्रेकआउट करने दे ही नहीं रहे। ठीक है, तो इस जो भी बंदा एक्यूमुलेशन करना चाहता है, तो ये जो जोन है इससे पहले पहले आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जब ब्रेकआउट होगा तो मार्केट विल गो इन पैराबोलिक फेज। ठीक है, जो भी आपने प्रेपरेशन करनी है, आपने एक्यूमुलेशन करनी है, आपने कोई चीज ऐड करनी है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मार्केट जब लोअर आती है, लोअर वैल्यू एरिया लो को रिटेस्ट करे, दैट इज 67,100, आप यहाँ पे और ऐड कर लें। अभी आपके इस अपॉर्चुनिटी कि मार्केट वैल्यू एरिया लो से भी नीचे चल रही है भाई, तो आप जो ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
उसके अलावा हम अगर यहाँ पे ETF का थोड़ा सा डाटा एनालाइज कर लें, हमारे पास जो कंसेक्यूटिव 15-16 डेज इनफ्लोज रहा, उसके बाद हमने 10 जून और 11 जून को देखा 200 मिलियन, 64 मिलियन, ये कौन अगेन सी वेबसाइट 14 पे जून। देख और रहे हैं इसका नाम? ये अदनान भी सोसो वैल्यू है .xyz, ये कोई भी रेफर कर सकता है, इसमें A to Z डाटा आता है, मतलब कि वो भी है, इंडिविजुअल डाटा भी अवेलेबल है, ठीक है। डेली टोटल इनफ्लो बताते हैं, क्यूमुलेटिव टोटल इनफ्लो, टोटल ट्रेडेड वैल्यू, टोटल नेट एसेट्स कितने हैं ये ETF होल्डर्स के बाद। उसके अलावा इनकी डे वाइज परफॉर्मेंस, अभी ओपन है, क्लोज है, ट्रेड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। उसके अलावा हमारे पास अगर यहाँ पे आ जाए तो ये जो मैं नॉर्मली देखता हूँ ये है टोटल बिटकॉइन स्पॉट ETF हिस्ट्री डाटा। इसमें आपको बताते हैं डेली इनफ्लो है, आउटफ्लो है। इनफ्लो इज इन ग्रीन, आउटफ्लो रेड, तो आपको यहाँ से आइडिया हो जाता है किसने भी अगर एनालाइज करना हो। तो आप देखें 13 और 14 जून जिसमें हमने देखा मार्केट ने करेक्शन लिया है, तो इसमें ETF इनफ्लोज बहुत ज्यादा नाम भी मार्केट में ना सेंटीमेंट प्रिवेल कर रहा है, फियर बहुत ज्यादा है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। उसके अलावा जो बड़े हेज फंड्स हैं, एसेट मैनेजर फंड्स हैं, उसके अलावा CME फ्यूचर्स है, उसमें लोग शॉर्ट कर रहे हैं। उनका इम्पैक्ट मार्केट पे पहले क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि जितने वो शॉर्ट करते उसके ऑपोजिट जो है वो स्पॉट में बाइंग होती जा रही थी। तो ETF इतना स्ट्रॉन्ग इफेक्ट प्ले करता है मार्केट में कि जितनी की वो शॉर्ट कर लें, वो सेलिंग कर लें, GBTC सेल कर रहा है, उसको सारा का सारा ETF एक्यूमुलेट कर रहा है। उसके बाद मैं आपको हाफिंग साइकिल दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हाफिंग साइकिल है हमारे पास, बिटकॉइन रेंज में ट्रेड कर रहा है अपनी हाफिंग की, आपको 71,600 और 60,600 इस रेंज में ट्रेड करते हैं। 98 डेज हमें अप्रोक्सीमेटली हो गए, ठीक है। ये पैटर्न हाफ और ये रेंज हाफ एक्यूमुलेशन रेंज जो है ये हाफिंग से पहले स्टार्ट हो गई है, ठीक है। इससे अगर मैं बरक्स आपको मैं दूसरी रेंज दिखाऊं जो कि 2020 की थी, 2020 में बिटकॉइन ने इतना वो पैटर्न शो नहीं किया क्योंकि उसमें रेंज जो थी वो हाफिंग के करीब आ गई। अगर हम यहाँ पे देखें तो हाफिंग के पास जब बिटकॉइन आया तो यहाँ पे रेंज स्टार्ट हुई थी और ये रेंज कंटिन्यू रही थी अप्रोक्सीमेटली, जिसमें अगर हम काउंट करें तो एक बिटकॉइन ने वैल्यू एरिया हाई का ब्रेकआउट दिया, अगेन वो रिटेस्ट करने आया और मिड रेंज से जो है पंप कर गया था। ये है उसके बाद दोबारा ये जो हाई से, अगर मैंने आपको दफा पहले भी दिखाया हुआ है कि ट्रेंड लाइन होती थी, इसको बिटकॉइन हाफिंग से पहले कभी भी ब्रेक नहीं करता था। यहाँ पे रेंज जो थी 154 डेज रही, मतलब कि जिन्होंने एक्यूमुलेट करना था, जो यहाँ पे बाइंग करना चाह रहे थे, उनके पास हाफिंग के बाद 154 दिन थे जिसमें वो बाइंग कर रहे थे बिफोर। फिर क्या हुआ? रेस्ट इज हिस्ट्री आपके सामने, आपको मैं एक दफा दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये मूव जो है उसके बाद है। यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन भी थी, लोगों को प्रिंट नहीं हो रहे थे एंड ठीक है, लोग डिप्रेस भी थे, लॉस भी था, स्टिल दे वर होल्डिंग। जिन्होंने होल्ड कर रहे थे दे गॉट अ वेरी गुड मूव, ठीक है। और लोगों ने जो है 2020 की साइकिल अगर किसी को याद हो तो जनरेशनल वेल्थ बनाई है लोगों ने कुछ ट्रेड से। उसके अलावा मोर जो है, अगर करंट साइकिल को मैं देखूं तो सबसे ज्यादा जो को रिलेट करती है वो है 2016 की साइकिल। ये मैं बहुत दफा बता चुका हूँ। 2016 की साइकिल जो है वो करंट साइकिल के साथ बहुत ज्यादा को रिलेट करती है। अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी बिटकॉइन ने SFP दिया, रेंज हाई का, अगेन लिक्विडिटी स्वीप बिलो, वेरी एलियर लो, और सब के सब साफ कर दिया और अगेन रेंज में ट्रेड करता रहा। इस रेंज में बिटकॉइन तकरीबन 160 दिन, 168 डेज, इसको 160 दिन कर लें, 160 दिन रहे। अगर तो बिटकॉइन बिल्कुल एग्जैक्टली ये सिनेरियो फॉलो करता है तो बिटकॉइन जो है इस रेंज का जो ब्रेकआउट करने वाला है दैट इज गोइंग टू बी इन मिड सितंबर टू एंड सितंबर, ठीक है। तो जो आपने बाय करने हैं, जो आप एक्यूमुलेशन करना चाहते हैं, DCA करना चाहते हैं, तो ये आपके पास टाइम है। उसके बाद क्या होगा, रेस्ट इज हिस्ट्री। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जिन्होंने ऑल्सो टू ये ऐड इस ऑल्सो जी जी टू जी जी ऐड हाँ मिड जी, सितंबर तक सीजी भी जेल से बाहर आएगा। वो एक्स्ट्रा कन्फ्लुएंस, ठीक है, और मजे की एक्स्ट्रा बात कन्फ्लुएंस। ये है, कल सीजी की मैंने अपडेट देखी है कि सीजी जब जेल में गया है तो उसकी वेल्थ और ज्यादा हो गई है जेल जाने की वजह से। ऐसा Imagine होना चाहिए ना अदनान भाई, आप जेल में बैठे हो, आपके पैसे बढ़े, चेक करें आप। जब वो डीसीए जेल कर से निकलेगा तब क्या होगा? ये जो असैसिन ने बात की है कि वो सितंबर के एंड पे निकलने वाला है, और ये जो हसन बता रहे हैं कि अगर हिस्ट्री रिपीट करके अपने आप को 2016 के साइकिल अपने आप को रिपीट करता है, दैट इज द परफेक्ट टाइम, क्योंकि 160 डेज इज अबाउट 5 मंथ्स फ्रॉम नाउ, राइट? सो 5 मंथ्स विल बी अराउंड सितंबर का जो टाइम पीरियड है। तो ये डीसीए का टाइम है जो इस वक्त मैं भी एक्यूमुलेशन फेज में आया हूँ। अब मुझे असैसिन और हसन और बाकी लोगों का नहीं पता हमारी टीम में कि वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, लेकिन मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूँ और मैं अपने सॉलिड क्यूमुलेट प्रोजेक्ट्स। कर रहे हैं अदनान भाई, मैं तो रख के बैठ गया हूँ, इसको मैं हाथ नहीं लगाने वाला जब तक पीक बुल रन की नहीं आएगी। उसके पहले जो लॉस हो उससे मुझे कोई सरोकार आप नहीं है। आप लोग नैरेटिव के ऊपर कर रहे हैं या आपके अपने फेवरेट प्रोजेक्ट्स हैं जिसके आप सिग्नल्स दे रहे होते हैं? नैरेटिव बेस्ड है अदनान भाई, नैरेटिव बेस्ड भी है, फेवरेट प्रोजेक्ट्स भी, और मैं नॉर्मली रिसर्च पे बेस्ड सिग्नल देता हूँ। मतलब कि अगर मुझे कोई प्रोजेक्ट लगे बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर रहा है किसी गेमिंग डोमेन में, AI डोमेन में, डीप इन डोमेन में, तो मैं उसका सिग्नल दे देता हूँ और उसमें खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ।
सही है। उसके अलावा अगर अदनान भी हम मूव करें यहाँ पे इस रेंज में, कुछ लोग होंगे जो फ्रस्ट्रेट हो गए, जिनको लॉस हो रहा होगा, क्योंकि बिटकॉइन रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है, इतना ज़्यादा वॉल्यूम आता नहीं है। शॉर्ट और लॉन्ग ट्रेडर्स को फायदा होता है, वो वैल्यू एरिया हाई पे शॉर्ट करते हैं, लो पे लॉन्ग कर लेते हैं, तो उनका है। स्पॉट ट्रेडर्स यहाँ पे जो है फ्लक्चुएशन आती रहती है। स्पॉट ट्रेडर्स का रियल मूव कहाँ आता है, ये वाला जो उन्होंने कैश करना है। ये आपको मैं पहले समझाता रहा हूँ कि मार्केट में जो सेंटिमेंट था, आपने शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बनाना था 10% 15%, उससे बाहर आ जाए, ठीक है। ये अगर आपने मूव कैच करना है तो आपको इस टाइम पे अभी जो है अगले 80 दिन और थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, ताकि आप ये वाला मूव कैच कर सकें, ठीक है। तो अब अगर तो कोई बंदा इस रेंज में अभी आके परेशान हो जाता है इसको देख के, तो वो 2016 की साइकिल स्टडी करे, 2020 की करे। कुछ नहीं आपने करना, आपने जाना है इंडिकेटर्स पे और यहाँ पे जाके आपने सर्च करना है हाफिंग, बिटकॉइन हाफिंग इवेंट्स, ये इस तरह का इंडिकेटर आ जाएगा। बाकी आपने करंट, हम जो भी अपना पॉडकास्ट हो उसमें आपको सिखाते रहते हैं, आपने किस तरह टूल्स यूज करने हैं, किस तरह आप रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन, जो भी आप इसको कहना चाहते हैं, डिमांड ऑर्डर ब्लॉक आप कहना चाहिए, आप किस तरह एफवीजी बना सकते हैं, सैसे ने बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन किया हुआ है। आपको उसको एक्स्ट्रा कन्फ्लुएंस डाल के आप एक चार्ट पैटर्न बनाएं, ठीक है। इसी तरह साइकिल्स का एनालाइज करें, आपके पास एक डाटा आ जाएगा। जब आपके पास डाटा आएगा तो आपको पता होगा यार ये करंट फ्लक्चुएशन हिस्ट्री में पहले भी हो चुकी है, मैं कोई नया नमूना नहीं आया जो पहली दफा देख रहा हूँ, ये होती रही है और ये होगी आगे जाके भी। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऑन चेन एनालिसिस की। बिटकॉइन एक्टिव एड्रेस का जो मोमेंटम है ना अदनान भाई, वो डाउन होता जा रहा है। मार्केट में पहले भी आता रहा है ये, हम अगर यहाँ पे देखें, अगर मेरा चार्ट आपके पास विजुअल हो, ये पहले भी करती रही है। यहाँ पे क्या होता था कि एक टाइम पे बहुत ज्यादा हाफिंग के करीब जाके एक्टिव एड्रेस बहुत ज्यादा मोमेंटम बढ़ जाता है, बिटकॉइन की ट्रांजैक्शंस का मोमेंटम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और एकदम आता है कि वो मोमेंटम बिल्कुल स्लो डाउन होता है, कंसोलिडेट होता है और एकदम अपनी लो पे चला जाता है। अभी हम जो देख रहे हैं ये 0.6 मिलियन पर डे, ये हम बिल्कुल लो देख रहे हैं चेन का, लेकिन अच्छा, ये लो एक चीज रहेगा नहीं। बता दें कि ये एक्टिव एड्रेस का क्या मतलब होता है। बिटकॉइन का एक्टिव एड्रेस का मतलब ये होता है कि अगर आपने किसी भी एक्सचेंज के ऊपर अपना अकाउंट बनाया हुआ है, बाइनेंस के ऊपर फर्ज करें, और अगर आप वहां पे बिटकॉइन को खरीदते हैं या बेचते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं, इसका मतलब है कि आपका जो वॉलेट है वो एक्टिव हो गया। एंड दीज आर द नंबर ऑफ वॉलेट दैट आर एक्टिव। इज माय अंडरस्टैंडिंग करेक्ट हसन? जी या ऐसी जी अदनान भाई, यही बात। जो लोग जो है एक्टिवली एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हैं, वो कुछ होते हैं डोरमेंट और कुछ होते हैं एक्टिव। इसका मतलब है ये एक्टिव वॉलेट्स वो जो एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं। डोरमेंट वो होते हैं कि भाई जान उन्होंने एक दफा खरीद लिया और रख के बैठे हुए हैं कि जब साइकिल में डिस्ट्रीब्यूशन टाइम आएगा हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। करंटली मार्केट में बिटकॉइन लो नहीं चल रहा या ऑल्ट कॉइन्स लो नहीं चल रहे, बिटकॉइन की जो ट्रांजैक्शन एक्टिविटी है, एक्टिव एड्रेसेस हैं, ब्लॉकचेन एक्टिविटी है, वो भी लो चल रही है, ठीक है। तो क्योंकि मार्केट में अभी जो सब लोग हैं जो पहले जो थे वो सेलिंग के एक इरादा रखते थे, वो अब आहिस्ता आहिस्ता उनका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो रहा है, वो होल्डिंग टाइप सिनेरियो में जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है आगे जो बिगर मूव आने वाला है। नॉर्मली यही वेल्स का पैटर्न होता है कि जब वो करीब बुल रन के करीब आते हैं तो ये टेंड टू होल्ड, दे टेंड टू होल्ड। किस वजह से? क्योंकि जब रियल मूव आएगा देन दे विल स्टार्ट टू डिस्ट्रीब्यूट। तो जब डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगी दैट इज द रियल टाइम टू एग्जिट। वहां पे आपने सब कुछ बेच के अल्लाह हाफिज करके मार्केट से चले जाना, वेट फॉर नेक्स्ट साइकिल। जब नेक्स्ट साइकिल आए देन विल कंटिन्यू टू बाय। उसके बाद अगर हम देखें ट्रांजैक्शन काउंट मोमेंटम जो है वो भी बिटकॉइन का मार्च में बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो BRC20 की आपको पता है एक हाई पाई थी। अप्रैल में रून्स प्रोटोकॉल एक आया था, वो मैं आपको एक दफा बिल्कुल डिटेल से समझाऊंगा। उसकी वजह से ट्रांजैक्शन काउंट मोमेंटम ऑल टाइम हाई पे गया, लेकिन उसके बाद फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। पहले होती थी 612 ट्रांजैक्शन पर डे, ठीक है, ये रून्स प्रोटोकॉल से पहले पहले। उसके दरमियान भी इतनी रही, लेकिन उसके बाद कितनी हो गई? 466 के। ट्रांजैक्शन काउंट कम हो गया, एक्टिव एड्रेसेस की इन्वॉल्वमेंट कम होगी, ऑन एक्सचेंज बिटकॉइन का वॉल्यूम कम है। तो सारी की सारी चीजें ये बता रही हैं कि वेल्स जो हैं, ये बड़े इंस्टीट्यूशन जो हैं, वो सेल नहीं करना चाहते, वो होल्ड करना चाहते हैं। होल्ड किस लिए करना चाहते हैं? बड़े मूव के लिए जो अनकरीब आने वाला है। अब इसमें से हम देख लेते हैं कि बड़ी एंटिटीज जिनके पास बिटकॉइन का वॉल्यूम है, इनमें हमारे पास जो है वो यूएस गवर्नमेंट आती है, इसके अलावा एमटी गॉक्स आता है, यूएस ऑल एक्सचेंजेस और माइनर्स है। यूएस स्पॉट ईटीएफ जो है इसके पास 862 बिटकॉइन है, 862 के बिटकॉइन है। एमटी गॉक्स जो है उसके पास 141 के। यूएस गवर्नमेंट जो आपको हमेशा डराती रहती है कि उनका ये वॉलेट आ गया है, 207 के हैं। भाई इन दोनों के मिला के भी जो है ना वो तकरीबन कोई 350 370 के हैं, ठीक है, जिनसे आप डरते रहते हैं वो सेलिंग कर लेंगे। जो सेलिंग होगी वो ये यूएस स्पॉट एटीएफ वाले एक्यूमुलेट कर लेंगे, ठीक है। एक्सचेंजेस के पास 2.3 मिलियन बीटीसी है और माइनर्स के पास है 70 के बीटीसी, इसमें सटोशी जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। एक चीज क्लियर करें हसन, आपने कहा है कि जी एक्सचेंजेस के पास 2.3 मिलियन बीटीसी है।
एक बंदा है जी उसको इतना 2.4 मिलियन BTC चाहिए, वो नहीं खरीद पाएगा क्योंकि एक्सचेंज आगे से कहेगी फुटा खाओ, यहाँ पे हमारे भाईजान पास नहीं है। ऐसा ही है। हमारे पास है ही नहीं है, ऐसी बात है, हमारे पास इतने अवेलेबल नहीं है। ये कंबाइंड है, मतलब कि इसमें सारी की सारी एक्सचेंजेस हैं। इसमें बाइनांस है, इसमें बायबिट है, इसमें बिटगेट है, इसमें कॉइनबेस, जितनी की जितनी एक्सचेंजेस हैं उनका कुल मिला के उनके पास 2.3 मिलियन BTC इन वॉल्यूम है। और अगले 10 सालों में हसन, मैं ये देखता हूँ कि ऐसा भी टाइम पीरियड आएगा जब आप बिटकॉइन लेने के लिए जाएंगे ज्यादा क्वांटिटी के अंदर, मसलन किसी ने 100 बिटकॉइंस लेने हैं, तो एक्सचेंज के ऊपर वो अवेलेबल ही नहीं होंगे, कहेंगे कि भाई हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि क्योंकि एक्यूमुलेशन कोई सेलर ही नहीं होगा। क्योंकि सेल ही नहीं हो पाएगा। ऐसे ही ऐसे ही जिस अदनान भी, अगर आप इसकी अनलॉक सप्लाई देखें तो 2034 तक आई गेस बिटकॉइन की 99% सप्लाई इन सर्कुलेशन आ जाएगी। उसके बाद 2134 तक 1% सप्लाई अनलॉक होनी है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, 99% आपको सप्लाई याद वाला है जो होगा ना, वो फिर उसके ऊपर सांप बन के बैठ गया है। हसन, अभी आपको याद वो है फिर कि सांप बन के बैठ गया, वो नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी है, उसने कहा है कि मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, मैं चाहता हूं कि जो बाकी बिटकॉइन माइन होने वाले रह गए हैं दुनिया में, मैं चाहता हूं अमेरिका के अंदर वो माइन हो, पूरी दुनिया में कहीं और माइन ना हो। आपने ये न्यूज़ देखी है? नहीं अदनान भाई, ये वाली नहीं सुनी मैंने। कल परसों की न्यूज़ आई है कि ट्रंप कहता है कि भाई बाकी बिटकॉइन में हमारा हाथ और होना चाहिए। दे आर वेरी मच बुलिश अबाउट इट, और यही हसन बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से बिटकॉइन की होल्डिंग्स अमेरिका के अंदर बढ़ी हैं, ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशन इसको लेके चल रहे हैं। जी हसन। उसके बाद अलावा अदनान भाई, ये मैं अपने जो आपको बता रहा था सपोर्ट करने के लिए, कि जो CME पे और जो हेज फंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो हेज फंड्स हैं दे आर शॉर्टिंग बाय 97 मिलियन, CME पे टोटल 6.33 बिलियन की शॉर्ट्स हैं। तो अल्टीमेटली सारे के सारे ये जो हैं ये लिक्विडेट होने वाले हैं, आज नहीं, कल नहीं, महीने बाद नहीं, ये सारे के सारे यहाँ तो शॉर्ट्स क्लोज हो जाएंगी, यहाँ लिक्विडेट हो जाएंगी। ये कहाँ पे देखते हैं आप डेटा, ये शॉर्ट्स का? ये अदनान भी ग्लास नोड ने इस बार शेयर किया है, अच्छा, ग्लास उन्होंने पहले नहीं स्पेसिफिकली थी? शेयर, हाँ जी, ये पहले नहीं शेयर किया, ये फर्स्ट टाइम जो है वो काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही हैं बहुत ज़्यादा, वो कम्प्लेक्स सा डाटा भी ला रहे हैं, एडवांस्ड स्टाइल ट्रेडिंग डाटा जो है अवेलेबल है उनके पास, तो ये अच्छा, काफ़ी एक ज़्यादा मिनट, चेंज कर रहे आप हैं, इम्प्रूव कर। पिछली पे जाएं जी जरा। जी अब आप भी ट्रेडर हैं और हमारी टीम में और भी ट्रेडर हैं। असैसिन, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है, राइट साइड पे आप देख रहे हैं कि ये हेज फंड जो है ना वो शॉर्ट की पोजीशंस ले रहे हैं, तो एज अ ट्रेडर आप इस डेटा को देख के आपको कौन सी पोजीशन लेनी चाहिए? देखिए अफदान भाई, यू कैन नॉट इग्नोर बोथ ऑफ देम, ऑल्दो दोनों में वॉल्यूम ज़्यादा है, बट CME जो शॉर्टर्स होते हैं दे इवेंचुअली स्टार्ट बुकिंग देयर प्रॉफिट्स, उनकी पोजीशन क्लोज आने लग जाती है। तो आपको ये भी देखना है अगेन, क्योंकि लिक्विडेशन असल में CME में होती है। तो फॉर मी पर्सनली आई विल ऑलवेज प्रेफर CME ओवर जो ETF है, बिकॉज CME में आप बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं और ETF में आप एक स्टॉक में ट्रेड कर रहे हैं, बोथ आर डिफरेंट। तो जब हेज फंड जो है वो शॉर्ट कर रहे हैं बिटकॉइन को, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी पोजीशंस लेंगे कि मैं अभी ट्रेड नहीं करना चाहता क्योंकि मार्केट डंप होने वाली है, क्या ऐसा सोचेंगे आप? देखिए पोजीशंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों की लॉन्ग पोजीशंस भी खुली होती हैं, बट अगर वो CMEs के शॉर्टर्स अगर प्रिडोमिनेंटली ज़्यादा है शॉर्टिंग में, तो इट्स बेटर टू क्या कहते हैं शॉर्ट एट दैट टाइम। ओके, जी हसन। लेकिन अदनान भाई, हमारे पास जो है शॉर्ट करने की हम यूजुअली करते नहीं है, हमारे एथिक्स के अगेंस्ट है, ग्रुप के रूल्स के अगेंस्ट है, लॉन्ग हम करते नहीं है, तो वी प्रेफर टू होल्ड, क्योंकि हमें आगे जो आपको मैंने दिखाया कि वो मूव जो है ना वो हमें कैच करना है। ठीक है, हमें ये वाला मूव कैच करना है, हमें ये 2-3% से कोई हम नहीं, हम लालची लोग हैं भाई, हमें बड़ा मूव चाहिए। ठीक है, उसके अलावा जो ये एक काम की चीज़ है कि जो नॉन एक्सचेंज इथीरियम वॉलेट्स हैं उनके पास जो है वो 8.1 टाइम्स इथीरियम ज़्यादा हैं जो कि एक्सचेंज वॉलेट्स हैं। ठीक है, लोग एक्सचेंज पे जो रखते हैं, अब उन्होंने डेली यूज़ के लिए ट्रेड करते हैं, मतलब कि उन्होंने अच्छा मूव देखा प्रिंट कर लिया या फिर बुक कर लिया। लेकिन जो ये नॉन एक्सचेंज इथेरियम वॉलेट्स होते हैं, इसमें आते हैं कि जो उन्होंने एक्सचेंज पे नहीं रखे हुए कुछ डोरमेंट वॉलेट्स हैं, उनके पास भाई जन 8.1 टाइम्स जो है सप्लाई ज्यादा है, तो दे प्रेफर के वो इधर होल्ड करके बैठे हैं। एंटायर मार्केट, all the participants, bigger institutions are waiting for Ethereum ETF, then we will see कि इनका क्या रिएक्शन होता है। तो अल्टीमेटली आई सी के इथेरियम जो है बिटकॉइन जैसा मूव देने वाला है। बिटकॉइन 27,000 से 70,000 ऑल टाइम हाई उसने बना लिया है। ठीक है, नाउ इट्स वेट फॉर इथेरियम। उसके अलावा अदनान भाई, बिटकॉइंस ड्रॉप टू अ 4 वीक लो 65 कोइंसाइड विद मेजर पैनिक रिएक्शन। हमेशा ये होता है, आपने अगर मैं आपको दिखा सकूं यहाँ पे भी, जैसी प्राइस ड्रॉप करती है तो सेलर्स मार्केट में एक सेलिंग सेंटीमेंट आ जाता है।
ठीक है, आपको इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे अगर आप होल्ड करेंगे तो अल्टीमेटली मार्केट विल बाउंस बैक। यहाँ पे मार्केट यहाँ पे लो आई थी, सेलिंग आपने करना चाहिए। मार्केट ने क्या किया, अल्टीमेटली कुछ हफ्ते बाद मार्केट जो है अपने उसी लेवल पे वापस आ गई थी। तो इट इज प्रेफर टू होल्ड, जो आपकी स्विंग ट्रेड्स आप उसको होल्ड करें, लॉन्ग टर्म ट्रेड्स को आप होल्ड करें, ठीक है। डे ट्रेड्स जो टीपी हिट होते हैं आप उसका प्रॉफिट बुक करते रहें। लास्ट में आपको बता दें कि जो बिटकॉइन का इंटरेस्ट है ना, वो मार्केट में बढ़ता जा रहा है, ठीक है, क्योंकि बुल मार्केट करीब आने वाली है। लेकिन स्टिल जो रिटेल इन्वेस्टर है वो मार्केट में अभी तक आया नहीं है, ठीक है। तो बुल मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है कि रिटेल इन्वेस्टर आता है, उसके बाद ही जो है मार्केट रियल मूव प्रिंट करना स्टार्ट करती है। जैसे रिटेल इन्वेस्टर स्टार्ट आ जाएगा मार्केट में, वेल्स इंस्टीट्यूशंस ETF होल्डर्स आर गोइंग टू पंप द मार्केट, ठीक है। रिटेल इज गोइंग टू बी देयर एग्जिट लिक्विडिटी, ठीक है। हम आपको सारा डाटा बताते हैं, गाइड करते हैं, सो दैट कि आप जो उस एग्जिट लिक्विडिटी है उसमें शामिल ना हो। दैट्स आप ऑल फ्रॉम बैग माय होल्डर साइड। बन के ना रह जाएं। जी हसन, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना डिटेल में एनालिसिस दिया है, फंडामेंटल एनालिसिस। अगर किसी से सीखना है आपने, वो हमारे हसन भाई से सीखना है। माशाल्लाह, ये सारा जो चार्ट्स आपको लेके आते हैं वो एक प्लेटफॉर्म से नहीं लेके आते हैं, मल्टीपल जगहों से लेके आते हैं। चार्ट्स तो हर कोई देख सकता है, लेकिन चार्ट्स को एक्सप्लेन करना, उसको लिंक करना स्टोरीज के साथ, और उसको लिंक करना 2016 में क्या हुआ था, 2020 में क्या हुआ था, बिटकॉइन हाविंग के दौरान क्या हुआ था, शॉर्टर्स अपनी पोजीशन ले रहे हैं तो हमारे स्पॉट ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए, आने वाले दिनों में क्या होगा, 1-2%, 3% आपको प्रॉफिट बुक करने चाहिए, आपको लॉन्ग टर्म की गेम का सोचना चाहिए। ये सारी चीजें आज हमने आपको बताई हैं। उम्मीद है आपको बहुत कुछ इसको सीखने को मिलेगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर करके हमसे पूछ लीजिएगा। और अभी तक अगर आप पहली दफा ये हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ, और हमारा वन ऑफ द फेवरेट सेगमेंट इज अबाउट टेक्निकल एनालिसिस। एंड एज यू नो, लास्ट वीक आपने देखा होगा कि असैसिन ने बहुत अच्छे तरीके से शेयर किया था FEG कैसे चेक करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं। आज हम डिफरेंट चार्ट टाइप्स के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ असैसिन आपको ये भी दिखाएंगे कि पिछले हफ्ते जो हमने एक FEG की पोजीशन आपको दिखाई थी, उसके मुताबिक बिटकॉइन ने कैसे ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को। तो ओवर टू यू असैसिन, काइंडली टेक द होल्ड एंड let's see the different chart analysis from your end. Okay, so सबसे पहले जो हमने लास्ट वीक FVG का टॉपिक कवर किया था, implying it to Bitcoin's current chart, just to show you how FVG works and how easy is it for you to identify. देखिए, यहाँ पे मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक किया था आपका, ठीक है। ये हम इधर मार्क कर लेंगे, ठीक है। इसको मैं दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ पे आप FVG मार्क करेंगे एक अपनी, इसके हाई से इसके लो तक, ठीक है। एंड जो आपका मेन पोजीशन बनेगी FVG की, जहाँ पे आपका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, वो यहाँ पे होगा, जो आपकी शेल्फ पोजीशन होगी बेसिकली, जहाँ से मार्केट एक मिनट रिवर्स करती है। आप देख सकते हैं जब इसने बिटकॉइन ने स्ट्रक्चर अपना ब्रेक किया था एंड स्मूथली यहाँ पे आया, कंसोलिडेट किया फॉर अ डे एंड टू, ऊपर गया। पीपल थिंक कि लोग क्या कहते हैं, लॉन्ग करने लग गए हैं, लॉन्ग आई मीन बाइंग हो रही है, पंप हो रहा है। वहां से आपकी रिजेक्शन हुई एंड सिंपली आप दोबारा अपने डिमांड जोन ऑर्डर ब्लॉक एरिया में आए। ओके, सो ये एरिया जो आपका बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में पंप मिला था, यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स कैसे ट्रैप हुए, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये आपका एरिया था जब आपका CPI अनाउंस हुआ था। अच्छा, CPI एंड FOMC एक ही दिन अनाउंस हुआ था। तो एक्सप्लेन वंस मोर, CPI होता है क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन इन अमेरिका में कितनी महंगाई है उसका डेटा होता है। और जो FOMC होता है, इंटरेस्ट रेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बैंक से लोन लेता हूँ, बैंक कहती है मुझे 5% इंटरेस्ट दो। अगर USA की SEC फेड उसकी इंटरेस्ट रेट 5.5 कर देता है, तो मुझे सूद में 5.5% देना पड़ेगा, विच मीन्स कि मेरे लिए इट्स मोर एक्सपेंसिव टू बोरो मनी। तो CPI और FOMC का स्टॉक मार्केट में, फॉरेक्स के US डॉलर्स में, क्रिप्टो में, हर जगह पे आपको इफेक्ट मिलता है इन द इंटायर फाइनेंशियल मार्केट। ये डेटा जब जितना नीचे जाएगा, जितना कम होगा, इट्स मोर बुलिश। ओके, सो हियर इज द थिंग। यहाँ पे जब पोवेल ने अनाउंस किया था, क्या कहते हैं, फेड चेयरमैन, के हम CPI कम कर रहे हैं, यानी अमेरिका में महंगाई कम हुई, इट इज वेरी बुलिश। यहाँ पे लोग ट्रैप हो गए। लोगों ने जो यहाँ से लॉन्ग किया, यहाँ से लॉन्ग किया, लेट लॉन्ग किया, उन्होंने कहा भाई CPI बहुत बुलिश आया, महंगाई कम हो गई है, FOMC भी आपका
कम हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट आपकी कम हो जाएगी। लेकिन FOMC 0.5 पे, आई मीन 5.5 पे आई बिलीव था, एंड एक्सपेक्टेड वाज आल्सो 5.5। तो वो जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, जो एक्सपेक्टेड नंबर था, वही आया, एंड वहां से आपकी ये मार्केट रिवर्स होना शुरू हो गई। अब इससे क्या हुआ, इससे जिन लोगों ने लेट लॉन्ग किया, लेट बाइंग किया, वो ट्रैप हो गए, ठीक है। और फिर जिन लोगों ने लेट शॉर्ट किया यहाँ से और यहाँ से, वो फंस गए, वहां पे लिक्विडेट हो गए। और जिन लोगों ने क्या कहते हैं, ये एक्सपेक्ट किया था कि मार्केट यहाँ से और ऊपर जाती होगी, वो भी लिक्विडेट हो गए। एंड देन जिन्होंने इधर बाइंग की, वो भी लिक्विडेट हो गए। शॉर्टर्स एंड लॉन्गर्स दोनों सैंडविच हो गए, दोनों को उन्होंने बेयर ट्रैप भी दी, पहले ये बुल ट्रैप दिया, एंड देन ये बेयर ट्रैप दिया, एंड देन बुल ट्रैप दिया, दोनों के पैसे ले गए, दोनों की लिक्विडेशन उस दिन आई बिलीव few $100 million की liquidation हुई थी in crypto. So this is how you should think. Even if you're not rich, you can think as a rich person. That's the minimum you can do. Because अगर आप पूरी दुनिया एक चीज एक्सपेक्ट कर रही है, हमेशा आपकी मर्जी से कार्ड्स नहीं चलेंगे. So that's also you should always keep in your mind. ठीक है. ये Now assassin, मैं जरा इस पे अपनी कमेंट्स दे देता हूँ। देखें, ये जो assassin ने आपको चीज बताई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन ये FOMC की मीटिंग थी और जिस दिन इंटरेस्ट रेट आने थे, उससे 2-3 दिन पहले आपको याद होगा कि मैंने अपनी इंस्टाग्राम के ऊपर, अपनी चैट के अंदर जो है, वहां पे बहुत लोगों को बताया था कि सिर्फ 3 सिनेरियोस हो सकते हैं। पहला सिनेरियो क्या होगा, या तो आपकी महंगाई ऊपर जाएगी, या तो महंगाई नीचे जाएगी, या स्टे द सेम करेगी। आपकी महंगाई नीचे गई है, लोग बड़ा खुश होना शुरू हो गए। यही assassin ने आपको दिखाया कि लोग खुश हो गए, लोगों का महंगाई कम हो रही है, अब जो है लोग पैसे डालेंगे बिटकॉइन, क्रिप्टो के अंदर, मार्केट ऊपर जाएगी। और ऐसा ही हुआ, मार्केट ऊपर गई है। लेकिन जैसे FOMC की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा नहीं, हम इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं कर रहे। अगर चेंज करते तो मार्केट और बुलिश होती, मार्केट ने और लॉन्ग करना था, मार्केट और ऊपर जाती। लेकिन उन्होंने अपने इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं किया, उन्होंने वही रखे। तो उससे क्या हुआ कि जो लेट जिन लोगों ने लॉन्ग किया है या जिन लोगों ने शॉर्ट किया, दोनों फंस गए। इसलिए हम कहते हैं, अगर आपने पैसे हलाल तरीके से बनाने हैं, काइंडली फ्यूचर ट्रेडिंग मत करें। न लॉन्ग के अंदर भी मत घुसें, शॉर्ट के अंदर भी मत घुसें, स्पॉट ट्रेडिंग करें, ताकि वक्त पे आप निकलें, वक्त से आप निकल जाएं। आपका लॉस कम होगा, आपका प्रॉफिट ज्यादा होगा, इफ यू स्टे इन द गेम फॉर द लॉन्ग टर्म। सो थैंक यू सो मच assassin, आपने ये चीज दिखाई है अपने चार्ट्स के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले आज हम चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। Although personally, I'm not a big fan of chart patterns because I always prefer कहते हैं price action. तो लेकिन it's good for you to understand the basic working of chart patterns, क्योंकि again somehow and somewhere you can always use it if you're doing the right way. आज सबसे पहले मैं आपको 2 पैटर्न्स सिखाऊंगा। बहुत कॉमन है ये। एक इसको कहते हैं डबल बॉटम, या फिर इसको W भी कहते हैं, और एक होता है डबल टॉप, या फिर इसको आप कहते हैं M पैटर्न। ठीक है, अब इसकी वर्किंग बहुत आसान है। एंड सबसे पहले मैं आपको जस्ट बाय पॉलीलाइन समझाता हूँ कि जब आप मार्केट में कोई पैटर्न देखते हैं, कोई कॉइन देखते हैं, अब आपके लिए यह लग रहा होगा कि कॉइन ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। ये जो W पैटर्न होता है, अगेन इसकी मल्टीपल टाइप्स भी होती हैं, एंड इसका एक वेरियस क्या कहते हैं सक्सेस रेट एंड फेलियर रेट होता है, इन डिफरेंट इन बुल रन, डिफरेंट इन बेयर मार्केट। ठीक है, there's a book, it's called Encyclopedia of Chart Patterns by Thomas Bulkowski. ठीक है, 1600 पेज की बुक है। That was the first book I ever read in my life. And उससे आप ये पता लगा सकते हैं, उधर hundreds of different chart patterns हैं। उधर ये भी बताया जाता है कि अगेन ये सारी चार्ट पैटर्न्स जो सबसे पहले ड्राइव हुई हैं, ये स्टॉक मार्केट की बेस्ड एंड टेस्टिंग्स पे है। तो उस हिसाब से उन्होंने बताया हुआ है कि ये पैटर्न्स इतना ज़्यादा इसका ओवरऑल सक्सेस रेट है, इतना % इसका TP हिट होने का रेट है, और वो डिफरेंट है। बुल मार्केट में इतना परफॉर्म करता है, बेयर रन में इतना परफॉर्म करता है। सो इसकी जो सक्सेस रेट है ओवरऑल यू कैन से 45 to 50% है। अगेन नाउ सबसे पहले ये होता है कि जब मार्केट आपको एक डाउनवर्ड ट्रेंड में रेंज होती है और नीचे आ रही होती है,
वहां से आपका कॉइन बाउंस होता है एंड फिर एक पोजीशंस पे आपका कॉइन रिजेक्ट होके वापस नीचे जाता है और उसी जगह से आपका कॉइन दोबारा बाउंस होने लग जाता है। एंड ये जो आपकी जो की रेजिस्टेंस है ना, जहां से आपका कॉइन रिजेक्ट होता है और उसके बाद कॉइन आपका, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन हो, कोई भी कॉइन हो, यहाँ पे ऊपर कैंडल क्लोजिंग कर दे, ये एरिया आपका नेक लाइन कंसिडर होता है और इसके ऊपर जब कैंडल क्लोजिंग हो तब आपको ट्रेड लेनी चाहिए एंड देन यू शुड कंसिडर योर टीपीज। अब इसका टीपी कैसे फिगर आउट करना है, अगेन इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ ऐसे करके। समझे, ये आपकी रेंज हाई है और ये आपकी रेंज लो है एंड इसके बीच में आपका ये बना हुआ है डबल बॉटम या डब्ल्यू पैटर्न, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। इसकी एक सपोर्ट नीचे है एंड एक सपोर्ट आपकी ऊपर है। तो इसकी लो, रेंज लो से लेके रेंज हाई का जो डिस्टेंस आप एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे और उसका जो टीपी होगा वो यहाँ पे आपका होगा। यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हैं तो आपका यहाँ पे टारगेट होगा। नाउ द क्वेश्चन राइजेस कि आपका स्टॉप लॉस किस प्लेस पे होगा। स्टॉप लॉस आपका उधर होगा। अब स्टॉप लॉस लोगों का ना मल्टीपल एरियाज होते हैं। मैं आपको ये एक माइक्रोसॉफ्ट का चार्ट दिखा रहा हूँ 12 आवर पे। अगर मैं आपको यहाँ पे अगर डबल बॉटम यहाँ पे दिखा दूँ, ये देखें। अब लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि आपका जो डबल बॉटम होता है वो सिर्फ एक जगह पे होना चाहिए, लेकिन अब डबल बॉटम की भी मल्टीपल होती हैं। एक तो आपका टिपिकल डब्ल्यू बनाओ, दिस इज कॉल्ड योर डबल बॉटम। फिर एक होता है एडम एंड ईव डबल बॉटम, वो बेसिकली उसकी वर्किंग ऐसे होती है। लेट मी शो यू। यहाँ पे आपका पहली कॉइन गिर के आया, यहाँ पे आपकी रिकवरी हुई, समवट आप कह सकते हैं वी शेप रिकवरी हुई, जहां से डंप किया वहां पे पंप होके वापस रिजेक्ट होता है। देन ये ऐसे अगर बाउंस करे डायरेक्ट, दिस इज कॉल्ड योर डबल बॉटम। ये आपका एक टिपिकल डबल बॉटम होता है। जो एडम एंड ईव डबल बॉटम होता है, इट्स लाइक दिस। आपकी सबसे पहले रिकवरी होती है एंड उसके बाद आपका जो कॉइन कंसोलिडेट करके एक सॉर्ट ऑफ यू शेप रिकवरी देके आपका ब्रेकआउट करता है। दिस इज कॉल्ड योर एडम एंड ईव डबल बॉटम। एंड सिमिलरली जो इवन एडम डबल बॉटम है उसमें आपका यू शेप ऐसे होता है एंड देन वी शेप आपकी रिकवरी होती है। नेक लाइंस के ऊपर कैंडल क्लोजिंग होगी, जो आपकी मेन रेजिस्टेंस जो नेक लाइन है उसके ऊपर जो कैंडल क्लोजिंग होगी वहां पे आप अपनी एंट्री लेंगे। एंड टिपिकली बाय जो स्टैंडर्ड होते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एक क्लियर डबल बॉटम बना हुआ है, यहाँ पे आप कह लें, ठीक है। यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते, ये देखें, टिपिकली लोग कहते हैं पिछली कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगा दें, कुछ कहते हैं ब्रेकआउट कैंडल के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा दें। बट अगेन आपको सिर्फ चार्ट पैटर्न्स पे रिलाई नहीं करना चाहिए। दैट्स वेयर आई वुड प्रेफर इफ यू आर गोइंग फॉर चार्ट पैटर्न्स। आप थोड़ी प्राइस एक्शन भी उसमें लगाएं। अगर आपने डीसीए का पॉइंट रखना है, आप ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी पे डीसीए करें एंड अपनी रेंज लो। आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे, क्योंकि अगेन देखें, अगर मैं बाय क्या कहते हैं बाय बुक रूल फॉलो करूँ ना तो यहाँ पे एसएल हिट हो जाना चाहिए था। लेकिन पर्सनली आपकी रेंज लो के नीचे स्टॉप लॉस होता है। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल ये माइक्रोसॉफ्ट का चार्ट है तो आपको यहाँ पे अच्छी एक मूव मिली हुई। इसका टारगेट हिट करने के लिए मैं सिंपली एक लो बनाऊंगा, एक हाई बना लूंगा और उसको टॉप से बॉटम एक लाइन खींच के उसको ही ऊपर क्लोन कर दूंगा। सॉरी, यहाँ पे इसको ले आऊंगा। ये मेरा टारगेट है, ये मेरा टीपी हिट हो गया। टीपी हिट पे आप 100% पोजीशन क्लोज करें या फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलते जाएं। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डबल बॉटम, एडम एंड ईव डबल बॉटम एंड इवन एडम डबल बॉटम। अगर इसको ही मैं बिटकॉइन में लेके आऊं, लेट मी गो ऑन वीकली चार्ट ऑफ बिटकॉइन। मैं यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे एक आपको परफेक्ट ब्यूटीफुल आपको कौन सा ये अदनान भाई आपको लग रहा है डबल बॉटम है? डबल बॉटम जो आपने अभी लेटेस्ट ड्रॉ किया आखिर में। यस, दिस इज योर एडम एंड ईव। यहाँ से आपका कॉइन गिर के आया, एक वी शेप रिकवरी की इसने, ठीक है, एंड देन वहां पे आपको कंसोलिडेट करके ऊपर गया। तो टिपिकली आपका ये आपका होता टारगेट। यहाँ पे आप बेसिकली आपका टारगेट हिट हो गया होता। आप फिर इसको अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करें, अपना स्टॉप लॉस एंट्री पे ले आए, व्हाटएवर यू वांट टू डू इट, हाउएवर यू प्रेफर टू मैनेज योर रिस्क।
दिस इज हाउ योर बेसिक डबल बॉटम वर्क्स. लेकिन अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि आप अगर बाय बुक्स रूल फॉलो करें तो चांसेस आर कि आपका सक्सेस रेट ना हो, बिकॉज मैंने आपको बताया कि इस पैटर्न का डबल बॉटम का, स्पेशली डबल बॉटम का, नॉट एडम एंड ईव डबल बॉटम का बुल रन में सक्सेस रेट यू कैन कंसिडर 45 to 50%. इसमें आपने वॉल्यूम को भी देखना पड़ता है, इसमें आप बिटकॉइन की डोमिनेंस को भी देखें कैसा परफॉर्म कर रहा है. आपको मल्टीपल फैक्टर्स अगर आप किसी और कॉइन में देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आल्ट कॉइन में देख रहे हैं, तो आपको बिटकॉइन की डोमिनेंस, बिटकॉइन की इटसेल्फ कंडीशंस को भी देखना चाहिए. नाउ कमिंग बैक टू योर क्या कहते हैं, मैं दोबारा उस चार्ट पे चला जाता हूँ. यहाँ पे किसी का कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क. नाउ कमिंग बैक टू क्या कहते हैं जो हमारा जनाब ये होता है, एक मिनट मैं इसको रिमूव कर दूं. अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू योर डबल टॉप. इसको एम पैटर्न भी कहते हैं, कुछ लोग इसको मैकडॉनल्ड्स पैटर्न भी कहते हैं, क्योंकि जब मार्केट डंप होती है सब गरीब हो जाते हैं. तो दिस इज सिमिलरली टू योर डबल बॉटम. देखें इसमें यही होता है, आप यहाँ पे एंट्री लें, यहाँ पे ऐसा होता है. आपकी एक की पॉइंट रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर आपकी अच्छी खासी लिक्विडेशन होती है. ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी हर हाई हर लो के नीचे होती है. नाउ यहाँ पे आप ये करेंगे कि आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ जनाब, यहाँ का हाई से यहाँ की आपकी रेंज लो तक आप इसको मार्क करें और ये आपका स्टॉप लॉस होगा. अगर मैं प्राइस एक्शन में देखूं ना इसको, तो आपके सामने देखिए प्राइस एक्शन को देखें, चार्ट पैटर्न्स को देखें, एफवीजी को देखें, सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखें, इनकी वर्डिंग्स डिफरेंट होती है लेकिन ये काम समवट सेम ही करते हैं. आई मीन प्रीटी मच सेम करते हैं, क्योंकि टिपिकली आपका जो मार्केट स्टैंडर्ड होता है बाय बुक, अगर आप देखें कि जब रीटेस्ट हो तब इज द बेस्ट टाइम टू टेक योर ट्रेड. तो इसमें मैं अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखूं जनाब, ये आपका यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया. यहाँ पे इसने अपने मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक को पुश किया होगा. ये एफवीजी से अगर ज्यादा ऊपर आ गया, एफवीजी से आपका टच होके वो कॉइन बेरिश ट्रेंड में कंटिन्यूएशन ऑफ बेरिश ट्रेंड होता है. तो दिस इज योर टिपिकल क्या कहते हैं टेक्स्ट बुक डबल टॉप पैटर्न. अब इसमें आपका क्या कहते हैं अलग टाइप के भी आते हैं, इवन एडम एंड ईव डबल टॉप, उसकी भी वर्किंग सिमिलर ही होती है, इसमें कोई शक नहीं. आप ऐसे आपका हो एंड फिर आपका ऐसे डंप हो जाए, या फिर आपका ऐसे रेंज हो और आपका ऐसे कॉइन डंप हो जाए. सो इनकी वर्किंग डबल टॉप डबल बॉटम की बिल्कुल सेम है, बट ऑपोजिट टू ईच अदर. Agar if you go ahead and test it out on different charts, I would definitely recommend you to add some spices of price action, order blocks and FVG. तो आपके लिए बहुत आसान होगा. एंड अगेन बाय बुक आपको जो भी कैंडल ब्रेकआउट करे या ब्रेक डाउन करे, उसके लो या उसकी प्रीवियस कैंडल के लो पे आप अपना स्टॉप लॉस रखना चाहें. If you want to do that, that's fine. But I personally recommend you go with recent swing low, अगर आप price action को भी थोड़ा follow करें. So that's how the double top and double bottom concepts of chart patterns work. थैंक यू एहसासन कि आपने ये बेसिक चार्ट पैटर्न्स जो हैं उनको कवर करा, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से देख रहे थे कि ऑडियंस कमेंट कर रही थी कि दे वांट टू लर्न अबाउट चार्ट पैटर्न्स. अगर आप लोग को ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी और भी चार्ट पैटर्न्स देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइएगा. तो जस्ट टू सम इट अप के आज हमने दो बेसिक जो पैटर्न्स उनको कवर करा, जिसमें डबल बॉटम हो गया और डबल टॉप हो गया. एज असैसन सेड के जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं वो रिलाई करते हैं प्रीवियस परफॉर्मेंस पे टू सी के आगे क्या होगा. तो इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि इट्स ऑलवेज गोइंग टू वर्क. इसका सक्सेस रेट अराउंड जो आज हमने डिस्कस करी यूजुअली 45 to 50% होता है. तो कभी भी सोलली आप चार्ट पैटर्न पे नहीं रिलाई करें. हमने जो और भी आपको टूल सिखाए हैं, जैसे स्पेशली प्राइस एक्शन हो गया, उसको भी साथ में एज कॉम्बिनेशन यूज करें. ठीक है, thank you so much Zain for summing it up. It's time to take a leave. Before I leave, I want to share two great information with you जो मैं अभी फिलहाल मैंने मार्केट से लर्न किए हैं. पहली अमेजिंग न्यूज़ ये है कि SEC के गैरी गेंसलर साहब कह रहे हैं, उन्होंने दो स्टेटमेंट्स दिए हैं. पहली स्टेटमेंट उन्होंने दी है
कि इथेरियम का जो ETF है वो हम समर के एंड पे जो है ना लॉन्च कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड है। सेकंड, उन्होंने कहा है कि काफी लोग कह रहे हैं कि जुलाई की 2 को ETF अप्रूव हो जाएगा इथेरियम का। इन दोनों में से एक चीज कॉमन है भाई, समर जो है वो ऐसी समर है जिसमें इथेरियम के ETF किसी भी टाइम पे अप्रूव हो सकता है। सो जैसे आपने शुरू में देखा था कि हसन तारिक दिखा रहे थे, 2016 का चार्ट्स दिखा रहे थे कि हम वेट कर रहे हैं, कि वो बड़े मूव का वेट कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये बड़ा मूव आएगा, आप और हम इधर ही होंगे, हम अपनी YouTube के पॉडकास्ट के ऊपर ये बात शेयर करेंगे कि यार इतने दिन पहले आज के दिन हमने आपको कहा था कि ये मूव आने वाला है, आपने काश आज हमारी बात सुन ली होती तो आप भी अच्छा मूव, अच्छे प्रॉफिट्स अपने बना लेते। सो एट द एंड ऑफ द डे यू नेवर नो कि कब रिलीज होगा इथेरियम के ETF, लेकिन होगा जरूर। लेकिन जो दूसरी बुलिश न्यूज है वो ये है कि माइक्रो स्ट्रेटजी, उसने $500 मिलियन मजीद रेस करने हैं बिटकॉइन खरीदने के लिए। तो इमेजिन करें कि माइक्रो स्ट्रेटजी, जब पूरी दुनिया में हर कोई डरा हुआ है, बिटकॉइन नहीं खरीद रहा, ये लोग तब से बिटकॉइन खरीदे जा रहे हैं, अभी दोबारा $500 मिलियन ये रेस करने वाले हैं बिटकॉइन को खरीदने के लिए। तो इसका बिटकॉइन पे क्या असर पड़ेगा वो आपके सामने है। वो भी हसन तारिक ने आपको दिखाया था कि किस तरह से बिटकॉइन का ETF के अंदर इनफ्लो ज्यादा हो रहा है, आउटफ्लो ज्यादा हो रहा है, इन्होंने वेबसाइट भी आपको दिखाई थी। तो काइंडली खुद से इन चीजों को सीखना शुरू करें ताकि आप अपने फाइनेंशियल डिसीजन खुद से ले सकें। एट द एंड ऑफ द डे हम आपको सिर्फ फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे। एंड पे आपने खुद ही इसको लर्न करना है और आपने खुद ही सीखना है। तो अपनी पॉडकास्ट का इख्तिताम करने से पहले Assassin definitely wants to share something now. Assassin, please go ahead. मैं एक ही बात करूंगा, whatever you see in the market, don't be afraid of it. And अगर आपको अपना रिस्क एंड अपने फाइनेंसेस मैनेज करने आते हैं, firstly you should know कि you should always invest in crypto, whatever you can afford to hold or at least risk or lose. And मैं आपको एक बात ये करूंगा एंड में, try to get into the market before it's too late and you start to regret it, because there's no point of buying and not holding it at this point, because sooner or later जब ETF अप्रूव होगा and जब जुलाई में बिटकॉइन अपना न्यू ऑल टाइम हाई बनाएगा, in my opinion you might FOMO and you might regret and you might miss this boat as well. So आप अपने मर्जी के खुद मालिक हैं, बट मैं आपको सर्टेन एक्सटेंट तक ही एडवाइस कर सकता हूँ, बाकी इट्स अप टू यू, गुड लक। एग्जैक्टली, देखें एट द एंड ऑफ द डे मार्केट में तब घुसना चाहिए जब सारे डरे हुए हों, और जब सारे लालची हुए हों तब मार्केट से निकल जाना चाहिए। ये बात मैं नहीं करता, ये वॉरेन बफेट करता है कि बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। इसी के साथ अपना इख्तिताम करते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़।